डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है, हम इसका हायरिंग नहीं करते। तो झांसे में मत आइएगा, और हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ब्लैकबर्ड मसला सॉल्व हुआ है? जी सॉल्व हो गया, यू कैन स्टार्ट इन 10 seconds। कॉपी कमांड। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एंटाई, फाउंडर एंड टीम लीड ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। द टुडे टॉपिक इज एक्सपोर्ट market of the GF17 Thunder. We have the honor of Tipu Creativity. Those who don't know Tipu Creativity, आप इनके ट्विटर प्रोफाइल पे जाएं, और टीपू भाई मजीद आपको गाइड कर देंगे। ही इज एन एक्सेलेंट एविएशन, ही इज एन एक्सेलेंट एविएशन नॉलेज, प्लस ही मेक एक्सेलेंट पैचेस। जितने भी अच्छे पैचेस आपको मार्केट में नजर आते हैं, वो या तो टीपू भाई के हैं या दो तीन और लोग हैं उनके हैं, लेकिन टीपू भाई मेक्स द बेस्ट एविएशन पैचेस, ठीक है। मैं भी इनके पैचेस का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पैचेस को सेल भी करते हैं, ठीक है। टीपू भाई, आई एम राइट? नेगेटिव भाई, मैं मतलब कलेक्टर से वैसे शेयर कर देता हूँ, लेकिन बेसिकली आई एम ए डिज़ाइनर। वो वैसे किसी को अरेंज करके दे देता हूँ। आई एम नॉट ऑफिशियली डूइंग एनी बिजनेस, आई एम जस्ट डूइंग इट एज अ हॉबी। ओके ओके ओके। तो टीपू भाई सेल नहीं करते, बट आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो वो आपको अरेंज करके दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप उनसे रब्ता करें, बल्कि इनके हैंडल को सपोर्ट करें। इन जैसे क्रिएटिव लोग जो है ना, इनकी वजह से हम ये मजे मजे के पैचेस देख पाते हैं, इनके लोग बहुत ज़्यादा फैंस हैं, ठीक है। और इन पैचेस का इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर वो नाम जाता है, तो आप टीपू भाई के हैंडल को फॉलो करें। सेकंड जो हमारे पास स्पीकर हैं वो दरिया खान है। दरिया खान इज अ सीनियर एडिटर एट एस ऑफ पी एफ, ठीक है। एस ऑफ पी एफ के बारे में मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान एयरफोर्स को कवर करता है, सिविलियन साइट, यानी कि सिविलियन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आप एस ऑफ पी एफ के हैंडल पे भी जा सकते हैं, ट्विटर के ऊपर आप दरिया के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और एस ऑफ पी एफ को फेसबुक पे तो तकरीबन हर बंदा जानता है, तो आप एस ऑफ पी एफ को आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस ऑफ पी एफ का यूट्यूब के ऊपर भी बहुत अच्छा चैनल है, तो आप उनको भी जाके वहां भी उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा टीपू भाई से, कि थोड़ा सा रोशनी डालें कि एक्सपोर्ट मार्केट कौन सी हो सकती है थंडर की, और किस तरह आप देख रहे हैं सारे सिनेरियो को। उसके बाद हम दरिया की तरफ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम जो पर्टिकुलर तीन चार कंट्रीज का नाम आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ओवर टू टीपू भाई, थैंक यू। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आई विल बी क्विक एंड स्ट्रेट। एक थोड़ी सी जो है ना, ऑब्वियसली वी आर अ वेरी इंथुजियास्ट नेशन, जज्बाती हो जाते हैं। तो एक चीज़ फॉर द नॉलेज ऑफ पब्लिक, बिकॉज दोज हु आर डीलिंग विद दीज थिंग्स नो इट एग्जैक्टली। बहुत सिंस J-17 प्रोजेक्ट जब से वो फॉर्मली लॉन्च हो के मतलब एयरक्राफ्ट रेडी हुआ है, तो चाइना और पाकिस्तान का आपस में एक आप कह लें कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि सर्टन कंट्रीज फॉल इन द चाइनाज डोमेन एंड सर्टन कंट्रीज फॉल इनटू पाकिस्तान डोमेन। कुछ कंट्रीज को पाकिस्तान को दे दिया गया कि भाई इनके साथ आपने डील करनी है। अंदर प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, नो बडी नोज, दैट इज अ सीक्रेट डील। लेकिन कुछ कंट्रीज को पाकिस्तान ने एंगेज करना है, कुछ को चाइना ने खुद एंगेज करना है। तो अब जो हम कहते हैं ना कि अर्जेंटीना, मलेशिया, बर्मा, अब बर्मा से पाकिस्तान ने कोई एंगेजमेंट नहीं की, वो चाइना ने की। इट वाज चाइनीज कंट्री फ्रॉम द वेरी स्टार्ट में, चाइनीज शेयर था उसमें। इसी तरह अर्जेंटीना भी जो है चाइनीज है। तो वो जो एक हाइप हम क्रिएट कर रहे हैं ना कि यूके का प्रेशर है पाकिस्तान पे, और वहीं पे हम जो है ना रेड लिस्ट से भी निकल रहे हैं, तो ये थोड़ी सी जो है ना एक क्लैरिटी रखें कि मिडल ईस्ट सारा पाकिस्तान के पास है। सो दिस इज हाउ J-17 एक्सपोर्ट इज बीइंग डन। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं जब आगे की बात करूंगा तो मैं उन कंट्रीज के बारे में बात करूंगा जो कि पाकिस्तान के शेयर में आ रही हैं, विच आर मोस्टली अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्ट एंड स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज, जो भी जब ये बैठे हैं तो उनमें मैक्सिमम शेयर पाकिस्तान का है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट कंट्रीज मुझे नहीं पता, द हायर अप्स नो इट एग्जैक्टली। अब जो J-17 की स्ट्रेंथ है, ये एक वास्ट एरे ऑफ ओमनी रोल फाइटर्स के अंदर ही एक ये बेचारा शेर का बच्चा मल्टी रोल फाइटर इस वक्त दुनिया में जो है ना चल रहा है। रफाल, यूरो फाइटर्स, जो मॉडर्न F-15 जो ये आ रहे हैं, सारे सारे ओमनी रोल फाइटर्स हैं जो कि रोल स्विच कर सकते हैं, जिनका पेलोड हैवी है, जो ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं। J-17 वी हैव टू एक्सेप्ट, जज्बाती ना हो, कि वो एक मासूम सा मल्टी रोल फाइटर है, लेकिन अ वेरी पोटेंट मल्टी रोल फाइटर। एंटी शिप होगा तो तबाही का एंटी शिप होगा, एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा तो तबाही का एंटी एयर टू एयर जाएगा, और एयर टू ग्राउंड में तो J-17 इवन बीट्स at times high-end fighters because of its variety of ammunition. तो अब जहां भी हम एक्सपोर्ट करेंगे
तो हम देखेंगे कि उस कंट्री को क्या चाहिए। अब इस इराक को क्या चाहिए, इराक को एयर टू ग्राउंड चाहिए, उसने JF-17 सिलेक्ट किया। कतर को क्या चाहिए, कतर को मे भी उसके पास हाई टेक एयर टू एयर फाइटर्स हैं, रफाल है, F-15 है। सो नाउ कतर कहेगा कि मे बी या मैं JF-17 को एयर टू ग्राउंड रोल में एम्प्लॉय करूंगा, रफाल और जो है ना F-15 को सब वो करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, ये जाके स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे जब भी हम एक्सपोर्ट मार्केट की बात करेंगे तो दो चीज़ें हम नोट करेंगे कि क्या रोल है और किस कंट्री को पाकिस्तान पिच कर सकता है। सो दिस इज हाउ और एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी इज वर्किंग राइट नाउ बाय द पाकिस्तानी अथॉरिटीज। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीपू भाई। मैं इसमें एक और बात भी ऐड कर दूं। ब्लैकबर्ड जैसे दरिया आए तो उनको आप स्पीकर पे ले लीजिएगा। ओके। ओके। अच्छा, अब इसमें सिलसिला ये होता है कि बहुत से लोग, जैसा टीपू भाई ने बात की कि पाकिस्तान कुछ कंट्रीज को डील कर रहा है, कुछ कंट्रीज को चाइना डील कर रहा है, ठीक है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं जी कि अच्छा, तो फिर हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। रोल होता है, ठीक है, रोल होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ऊपर से बात निकल गई हमारे, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली जब ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है, जेवी है, ज्वाइंट वेंचर है ना थंडर, ये चीज समझने ये चीज समझने के लिए कि पाकिस्तान का अगर रोल है और चाइना का रोल है, आप सब लोगों को मैं कहूंगा कि आप जेवी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा आया था अर्जेंटीनियन डील के ऊपर। अर्जेंटीना के साथ पाकिस्तान में भी डायरेक्टली कोलैबोरेट ना करे और इसके साथ डील करे चाइना, ठीक है। क्योंकि जहां तक हमारे सोर्सेज हैं हमें बताते हैं कि चाइना ने ही क्रेडिट लाइन दी है $664 मिलियन की। क्रेडिट कहते हैं लोन को, लोन देना, ठीक है। और इसके अलावा बहरहाल ये बात कंफर्म है कि अर्जेंटीना का जो प्रपोज बजट है उसके अंदर थंडर का जिक्र है, ठीक है, 12 जहाजों का, 664 मिलियन का। अच्छा, अब आ जाए इस बात के ऊपर कि एक हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने वो फैक्ट चेकिंग करते हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त फैक्ट चेकिंग की, और बाय द वे वो गलत फैक्ट चेकिंग की उन्होंने। उन्होंने फैक्ट चेक ये किया जी कि ये खबर गलत है अर्जेंटीना वाली। अर्जेंटीना वाली खबर बिल्कुल सही है। गलत जो खबर है वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने या बहुत से प्लेटफॉर्म्स ने ये पोस्ट किया था कि ये प्रपोज्ड बजट है। प्रपोज बजट पहले लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज के पास जाता है, यानी कि आप कह लें कौमी असेंबली पाकिस्तान में, वहां से अप्रूव होता है। देन इट गोज टू द कैबिनेट ऑफ दैट कंट्री, कैबिनेट मीट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, वहां से अप्रूव होता है। देन द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर साइंस इट, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि बजट एलोकेशन ऑफिशियल हो जाती है। तो ड्राफ्ट और इसमें फर्क है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, बहुत से लोगों ने मलेशिया की डील का जिक्र किया। मैं मलेशिया का थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैंने ट्वीट भी, हमने बहुत सारी की है इसके ऊपर और मेरे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से भी ट्वीट किया है। मलेशिया ऑलरेडी FA-18 यूज करता है, हॉर्नेट्स, ठीक है। उनके लिए बेटर चॉइस है FA-50 गोल्डन ईगल, ठीक है। बहुत से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने लिखा जी कि मलेशिया थंडर ले रहा है। एज ऑफ नाउ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। दो थंडर कैपेबिलिटी वाइज इज वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट एंड इज वन ऑफ द फाइनलिस्ट। बट द प्रॉब्लम इज कि FA-50 गोल्डन ईगल इज अ प्रॉपर लिफ्ट प्लेटफॉर्म, वेयर एज थंडर इज LCA, ठीक है। लिफ्ट और एलसी में फर्क है। ऑब्वियसली ब्रावो को आप लिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं, बट देन अगेन आप ब्रावो से OCU करके डायरेक्ट जो है वो आप सुपर हॉर्नेट पे या हॉर्नेट पे नहीं जा सकते, क्योंकि वो अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ है। जहां तक इराक की बात है, इराक के मामले में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दरिया पहले डाल दें, क्योंकि दरिया भी मैंने ज्वाइन कर लिया उन्होंने। थोड़ा सा दरिया इसके ऊपर रोशनी डालें। दरिया, आपका ख्याल है कि इराक वाली न्यूज़ के ऊपर क्या सिचुएशन है इस वक्त? ओवर टू दरिया। Thank you, PSF. Actually, I had intended to talk about the very same things that Tipu Bhai has already mentioned कि countries की requirements क्या हैं और पाकिस्तान कौन कौन से countries की requirements को, आपका GF-17 कौन कौन से countries की requirement को match करता है। So टीपू भाई was absolutely right कि अगर किसी कंट्री को एयर टू ग्राउंड रोल के लिए एयरक्राफ्ट चाहिए तो GF-17 उस रोल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑल्सो कीपिंग इन व्यू इट्स ह्यूज वैरायटी ऑफ एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस, आपके लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ मिसाइल्स इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल्स। तो जेएफ चाहिए तो यहाँ पर जेएफ डिफरेंट मार्केट क्राइटेरिया को भी मैच, जो कि काफी दरिया भाई, वी कांट हेयर यू, आपका इंटरनेट का इशू आ रहा है। लो कॉस्ट फाइटर, अगर कोई बड़ी एयरफोर्स प्रोक्योर कर
ब्लैकबर्ड दरिया भाई को ड्रॉप करके री ज्वाइन करवा लें। Thank you. थैंक copy यू। that. Ready. तीन दरिया भाई आपको मैंने ड्रॉप कर दिया है, तो आप दोबारा रिज्वाइन करें, आपके इनको इंटरनेट का करता इशू आ रहा है। दरिया को आप इनबॉक्स में मैसेज करें कि उनका नेट काम नहीं करता, तो आप वो रीज्वाइन कर लें। ठीक है ब्लैकबर्ड। श्योर श्योर। ओके थैंक यू। अच्छा तो हम बात ये कर रहे थे कि बिल्कुल टीपू भाई ने सही बात की कि किस रोल में एम्प्लॉय करना है जहाज को। ठीक है, तो मैं दरिया से पहले पूछ रहा था कतर की इराक की न्यूज़ के बारे में, तो हम टीपू भाई से पूछ रहे हैं कि दरिया भाई का थोड़ा कनेक्शन थोड़ा स्लो है। तो टीपू भाई आपका क्या ख्याल है कि ये जो इराक वाली न्यूज़ है इसकी क्या इस वक्त कहाँ तक ये पहुंची है? क्योंकि बहुत से जो फोरम्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये डील साइन हो गई है। मैं नहीं समझता कि यहाँ तक सिचुएशन है। तो टीपू भाई थोड़ा सा आप रहनुमाई करें। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने यही बताया कि इट इज़ ऑन ट्रैक। मतलब ये एक कोशिश हो रही है, लेकिन एवरीबॉडी नोज कि एक तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। पहले एक एमओयू साइन होगा कि हाँ भाई हम अब इस पे फिजिबिलिटी स्टार्ट करते हैं, फिर नेगोशिएटिंग टीम्स आती हैं, फिर वो बहस करती हैं, टाइम नेगोशिएशंस कामयाब नहीं होती, पाकिस्तान पैसे ज़्यादा मांग ले, कम मांग ले, कोई चीज़ ना दे, इराकियों की कोई रिक्वायरमेंट आ जाए। तो वो प्रोसेस अभी होना है। हाँ, अलबत्ता ये कि वो किसी हद तक किसी बंद कमरों के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। तो वो चीज़ जो है दैट इज़ अ मतलब कि मेरे सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि यस द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। अब अल्लाह करे कि एंड तक वो मतलब देखें, पाकिस्तान की डील्स देख लें, टर्की की जो यानी के साथ डील हुई थी, एंड टाइम पे जाके अमेरिका ने कोई मस्ती कर दी। अमेरिका से वो हमारे कोबरास टोटल बन चुके थे, एंड टाइम पे कोई पाबंदी आ गई। तो इन सारी डील्स के अंदर एंड तक कोई ना कोई जो है ना एस्पेक्ट रहता है। लेकिन द थिंग इज राइट नाउ एज पर माई सोर्सेज के प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इराक का। अब इराक क्यों कंटेंडर है, मैंने आपको बता दिया कि इराक इस वक्त जो उसके चैलेंजेस हैं वो उसका आईएसआईएस का चैलेंज है, उसको एक एयर टू ग्राउंड प्लेटफॉर्म चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो दुनिया के है ना ज़रा प्रोफेशनल मिलिट्री एक्सपोर्टर्स जो हैं, फ्रांस हो गए, अमेरिका हो गए, रशिया हो गए, ये क्या करते हैं कि जो जैसे ये सियाने बिजनेसमैन जैसे कहते हैं, अगर आप किसी टूरिस्ट कंट्री पे जाएं ना, आपको टर्की मलेशिया जाना बहुत आसान लगेगा। वो कहेंगे यार भाईजान आप एक दफ़ा आएँ। आप एक दफ़ा जब आ जाते हैं, आप मलेशिया कोलालंपुर में पहुंच जाते हैं, वो फिर आपको लूटना शुरू करते हैं हर बंदा। तो इसी तरह डिफेंस डील में भी होते हैं, वो कहते हैं यार एक दफ़ा आप जहाज़ पकड़ो तो सही। जब जहाज़ पकड़ाते हैं उसके बाद यकीन करें मिलियंस का एक एक बम जो है ना ये लोग बेचते हैं। अब आपने लेज़र गाइडेड बॉम्बिंग करनी है, पॉइंट मिलियंस मैंने कहा 0.123 मिलियन का एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब है। अब आप सोचें क्या इराक की इकोनॉमी ये बर्दाश्त कर सकती है? नहीं कर सकती। बेशक उसके पास F-16 हैं, लेकिन अमेरिका कहता है भाई इस पे जो है ना मेरा बम लगेगा, इस पे पाकिस्तानी बम नहीं लगेगा। पाकिस्तानी क्या करता है? पाकिस्तानी प्रोफेशनल एक्सपोर्टर तो है नहीं, वो तो कहता है यार यार बस लो यार कुछ ना कुछ निकले। तो पाकिस्तान के साथ एडवांटेज क्या है कि वो JF-17 लेंगे और साथ PUF के बॉम्ब्स लेंगे। PUF आपको पता है पाकिस्तानी कहते हैं यार कोई मसला नहीं ब्रदर, कोई नहीं, मतलब आप जो है ना कम प्रॉफिट पे भी ले लो, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल। हमारी ये जो कंपनीज हैं जो बॉम्ब्स बना रही हैं ये कोई वो क्या कहते हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नहीं है, लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट नहीं है। गवर्नमेंट ने कह दिया, इमरान खान ने कह दिया यार थोड़ा सा यार रेट कम कर दो, इन्होंने रेट कम करके दे देना है। तो अब वो जो बॉम्ब्स यूज होने हैं, जो एमुनेशन यूज होने हैं JF-17 के साथ, जो उसके इक्विपमेंट यूज होने हैं, सर्विसेज देख लें। आप एक पाकिस्तानी इंजीनियर को हायर करें कि हाँ यार जाके उनके JF-17 ठीक करो, उसको आप जो है ना थोड़े से कोई 2 लाख उसकी पे दे दें, वो खुशी खुशी यहाँ पे जाएगा। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर बुलाओ, वो कम अज कम इक्वलेंट जो है ना 8 लाख वहां पे लेगा इराक में सिर्फ रहने के। सो दीज आर द थिंग्स जो कि अब इस वक्त एक पुअर या जो से कहते हैं ना कि इराक जो कि इकोनॉमी के साथ स्ट्रगल कर रहा है, और उसको एक सोल्यूशन चाहिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, एयर टू ग्राउंड सोल्यूशन चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मैटर करती हैं। उसका वो लेज़र गाइडेड बॉम्ब और बहुत हाई फाई GPS सिस्टम ये चीज़ें हैं, लेकिन एंड पे आके बाद वो खर्चे भी आ जाती है। थैंक यू। थैंक यू टीपू भाई, आपने अच्छी तरह चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मैं एक और बात भी ऐड कर दूं, इराकी जो F-16 हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टीपू भाई मुझे करेक्ट कर सकते हैं,
इराकी F-16 जो है ना वो BVR कैपेबल नहीं है, यानी कि वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स फायर नहीं कर सकते, जिस तरह के हमारे F-16 कर सकते हैं, एमरैम वगैरह फायर नहीं कर सकते वो। तो इराक को एयर टू एयर में भी फायदा होगा। अब नॉट सेइंग कि इराक को हम एयर टू एयर कैपेबिलिटी DDR की देंगे या नहीं देंगे, डजंट मतलब वो तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। लेकिन जैसे टीपू भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक है कि हमारी एक ग्रोइंग एविएशन इंडस्ट्री है, तो हम ज़्यादा पर्क्स एंड बेनिफिट्स एंड बेटर कस्टमर केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं, बेस्ट बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने तमाम जो हमसे चीज़ें परचेज करते हैं। बी इट द केस ऑफ म्यांमार, बी इट द केस ऑफ नाइजेरिया। जिस तरीके से हमने नाइजेरिया को टाइम पे डिलीवर किए हैं जहाज़, आपकी बाकी जितनी भी बाहरी कंपनीज हैं टाइम पे कभी डिलीवर नहीं करती हैं, और ऊपर से इतनी ज़्यादा कंपल्शन लगा देती हैं कि आपको लेने का फ़ायदा नहीं होता जहाज़। और वेपन और इसका खासतौर पर जो म्यूनिशन है वो इतना एक्सपेंसिव कर देती हैं कि वो कंट्री उतनी क्वांटिटी में बाय कर ही नहीं पाती, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी कंट्री इस तरह की सोल्यूशन की तरफ जा रही होती है उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं होती है। अगर बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो तो यू गो फॉर द टॉप ऑफ द लाइन जेट्स विच आर साइलेंट ईगल्स और मे बी द सुपर हॉर्नेट्स और दी 22 और दी F-35 वगैरह। तो ये जो सिंगल इंजन फाइटर होते हैं इनकी ज़्यादातर वही कंट्रीज जा रही होती हैं जो या तो एक वर्क हाउस चाह रही होती हैं जो ज़्यादा काम कर सके जहाज, या उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, एक डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी होती है, तो इसलिए वो उनकी तरफ जा रही होती है। एक चीज़ मैं मलेशियन डील के बारे में दोबारा आपको लोगों को बता दूं कि बहुत से हमारे नेबर्स इन द ईस्ट, उनका ये ख्याल है कि ईस्ट बनता है ना, ये जो इंडिया वाली साइड है हमारी, इनका ख्याल है जी कि तेजस जो है जी दोबारा एंटर हो गया रेस में। वो कभी रेस में शामिल था ही नहीं, वो सिर्फ तस्वीर में शामिल था जिसके अंदर उन्होंने MMR की एक तस्वीर लॉन्च की जिसमें 6-7 जहाज थे। तेजस वॉज नेवर इन द कंपटीशन। 3 जहाज़ों का मेरे हिसाब से कंपटीशन डे वन से बनता था, जैज 39 ग्रिपन NG, JF-17 थंडर और FA-50 गोल्डन ईगल। लेकिन आप अगर ग्रिपन को देखें और थंडर को देखें, दे आर प्रॉपर कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट, बट जो अगर हम मलेशियन टेंडर को स्टडी करें तो बेसिकली इट दे रिक्वायर अ लिफ्ट प्लेटफॉर्म। व्हाट इज अ लिफ्ट प्लेटफॉर्म? लिफ्ट प्लेटफॉर्म इज अ लीड इन फाइटर ट्रेनर, ठीक है। बेसिकली आप कह लें कि प्रॉपर फाइटर ट्रेनर पे जाने से पहले आप जो है उसके ऊपर ट्रेनिंग हासिल करते हैं, ठीक है। इसको लिफ्ट प्लेटफॉर्म कहते हैं। कि मैंने बिल्कुल देसी जबान में समझाया है, ठीक है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। कॉम्प्लेक्स मैं करना नहीं चाह रहा क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें होती जाती है फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। जहाँ तक इराक की बात है, बिल्कुल सही कहा टीपू भाई ने कि अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, बट वी नो दैट पाकिस्तान इराक को सुपर मशाक बेच रहा है। मे बी आफ्टर सुपर मशाक दे विल गो फॉर K8, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी सीक्वेंस इफ वी फॉलो दैट सुपर मशाक देन द K8 देन द JF-17 थंडर। तो ये सीक्वेंस होती है दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं होता कि एकदम से मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और सुबह जो है जहाज डिलीवर हो गए। इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं एक और आपको बात बता दूं। बहुत से लोग, मतलब मैं कहता हूँ कि थाउजेंड में तादाद है लोगों की जो मुझसे, हम लोगों से ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टा पे पूछ रहे होते हैं जी आपने कहा था जेट एंड सी आएंगे, आए नहीं। पहली तो बात है हमने कहा नहीं है कि जेट एंड सी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। हमने सिर्फ ये कहा है कि आ सकते हैं, ठीक है, हम टोटल ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा J-10C या कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट एक रात में नहीं आ सकता, ठीक है, टाइम लगता है, आपको सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ता है। जहाज आपने उठा के सिर्फ यहाँ नहीं लेके आ जाना, आपने उसके यहाँ पे प्रॉपर बेसिक उसकी प्रॉपर उसकी क्या कहते हैं उसको, उसके हैंगर्स बनाने हैं, उसकी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है, उसके लिए प्रॉपर आपने एनवायरनमेंट देनी है जहाज को, फिर ट्रेनिंग होनी है, फिर आपकी इंजीनियर्स की ट्रेनिंग होनी है, आपके पायलट्स की ट्रेनिंग होनी है, आपके ग्राउंड सपोर्ट क्रू की ट्रेनिंग होनी है। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। ये तो ये कोई हम कोई बांग्लादेश की तरह कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन करेंगे हर सुबह उठ के जो है कभी ग्रिपन खरीद रहे हैं, कभी F-15 खरीद रहे हैं, कभी कुछ और खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। नाउ विल आस्क दी होस्ट कि हम जो है वो क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं। तो अगर ब्लैकबर्ड क्वेश्चन आंसर में जो सीक्वेंस वाइज आप जाइएगा और अपना इनबॉक्स भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। Copy that. So the first person is Khan. Khan Saab, you have the floor. Please ask the question. खान साहब आपको फ्लोर दे दिया गया है, काइंडली अनम्यूट करके बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जी वालेकुम सलाम। I'm actually I live in the UK and I work in the defense industry. I've been working in the defense industry for the last 17 years. अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको प्राइवेट DM पे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी भेज दूंगा। मेरा सवाल तो नहीं, मेरी एक
कह लें एक क्लैरिफिकेशन थी कि मैं काफ़ी इमोशनल पाकिस्तानी को देखता हूँ जो कि फॉरम्स पे और आगे पीछे JF-17 को कंपेयर करते हैं F-16 के साथ, F-18 के साथ, F-35 के साथ। और वो करने से आई थिंक दो चीज़ें होती हैं। एक, हम एज पाकिस्तानीज का जो व्यू है टेक्नोलॉजी के बारे में उसका पता चलता है, और या लैक ऑफ। और सेकेंडली ये पता चलता है कि हमारी पब्लिक इज नॉट अवेयर एज टू व्हाई वी हैव JF-17 इन आवर इन्वेंटोरी। ठीक है ना? अगर आप 20 साल पहले चले जाए तो पाकिस्तान के पास एक लार्ज फ्लीट थी जो आपके F-7Ps थे, जो कि एसेंशली MiG-21s थे। और आपका जो स्पेयर हेड था वो था F-16, जो आपका एयर सुपीरियोरिटी जेट था। पाकिस्तान ने JF-17 को इनकॉर्पोरेट किया फ्लीट में टू रिप्लेस द F-7Ps, नॉट टू रिप्लेस द F-16। ठीक है? जो सबसे बड़ा इशू था JF-17 में, और अभी भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान को उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो है जो इंजन टेक्नोलॉजी है। दुनिया में सिर्फ 7 मुल्क हैं जहाँ पे जेट इंजन बनते हैं, जिनकी जिनकी आप कह लें हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन की फैक्ट्रीज हैं। अमेरिका है, स्वीडन है, फ्रांस है, यूके है, और आप रशिया का नाम ले सकते हैं। चाइनीज अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे। यही वजह है कि JF-17 में आज भी RD-93 लगता है। ठीक है ना? ये तो फैक्ट की बात है। जो WD-10 है और जो बाकी उनके मॉडल्स आ रहे हैं वो अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्सेप्ट नहीं किए। तो आई थिंक आपका जो फॉरम है, इट हैज टू डू टू थिंग्स। वन, जो लोगों को इमोशंस हैं JF-17 F-16 से अच्छा है, ये अगर है तो फिर पाकिस्तान को F-16 रिटायर कर देना चाहिए और सारे JF-17 यूज करने चाहिए। अगर अच्छा है तो फिर F-16 को, जब 2 साल पहले जो एयर बैटल हुआ था उसमें F-16 को यूज किया गया था, क्योंकि इट्स एन एयर सुपीरियरिटी जेट, इट्स नॉट अ लाइट एयरक्राफ्ट। तो आई थिंक एक तो लोगों के इमोशंस को curtail करें, और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए डिफेंस इंडस्ट्री, एविएशन डिफेंस इंडस्ट्री में, वो है jet engines की access. The Chinese, they do not make good jet engines. They have flame outs. They have 200 to 300 hour flying hours के बाद उनका engine issue बना लेता है। तो I think Pakistan should enhance its cooperation with Russia, ताकि डायरेक्टली रशिया से इंजन खरीदे जाएं, और ताकि डायरेक्टली जो इंजन का इशू है उसको खत्म किया जाए। जहां तक एयर फ्रेम की बात है, एवियोनिक्स की बात है, आई थिंक इट्स सेल्फ रिलायंट। जो इंजन है, दैट्स द मेन इशू। थैंक यू। थैंक यू खान भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं श्योरली मैं आपको डीएम भी करूंगा। और आपने देखा है कि एक पाकिस्तानी जो कि वेस्ट में रह रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, उन्होंने किस तरह आपको एक बात समझाई है जो कि हम अक्सर स्पेसेस में आपको समझाते हैं और अक्सर ट्वीट्स में आपको समझाते हैं और आपको बताते हैं कि ये फैन बॉय किस्म के सोशल मीडिया हैंडल्स और ट्विटर अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स को मत फॉलो किया करें, जो आपको ये बता रहे हो कि थंडर जो है वो तो जब रफेल के सामने जाएगा तो उसकी चीथड़ उड़ा देगा, और जब वो उसके किसी F-16 के सामने जाएगा चीथड़ उड़ा देगा। और मतलब अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन चल रही होती है, लगता है कि बस थंडर ही थंडर है दुनिया में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने हमेशा अपने फोरम से, हम लोग ये ट्वीट करते हैं, अक्सर बताते हैं आपको कि थंडर बेसिकली एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। डजंट मीन के देखें आप उसको टॉप ऑफ द लाइन जेट से डायरेक्ट कंपेयर मत किया करें। कितनी दफा हमने आपको ये बात बताई है। और देखें, अगर आप चाहते हैं ना कि आप अच्छी, आपकी नॉलेज हो, ग्रिप हो और पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो, तो ग्रैब द नॉलेज। ठीक है? डोंट फॉलो दी फैन बॉयज। ठीक है? आपको फैन बॉय कहता हुआ आराम से नजर आ जाएगा जी के थंडर से तो हम क्या कहते हैं रफेल गिरा लेंगे, थंडर से तो हम F-18 गिरा लेंगे, थंडर से तो हम रैप्टर गिरा लेंगे, और वो आपको आपको जबानी कलामी प्रूफ भी कर देगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है? थंडर एक अच्छा जहाज है पर मल्टी रोल जहाज है। टीपू भाई ने भी एग्जैक्टली यही बात की है। तो अगर आपको अच्छी नॉलेज चाहिए तो अच्छे लोगों को फॉलो करें, अच्छे डिफेंस रिसर्चर्स को फॉलो करें, ना कि आप किसी ऐसे बंदे को फॉलो करें जो आपको अजीबो गरीब किस्म की यूट्यूब वीडियो में बता रहा हो कि बस थंडर ही थंडर है और तो कुछ भी नहीं है। सेम गोज फॉर एवरी अदर डिफेंस सोल्यूशन। ठीक है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है जो इंडिया का होता है, इसको भी ट्रोल किया जाता है डिफेंस वर्ल्ड के अंदर या आईआर के अंदर या जियो पॉलिटिक्स के अंदर, वो यही है कि उनकी नॉलेज कम है और वो चाड़े होते हैं किसी के ऊपर। ठीक है? अफगानिस्तान के मामले में इंडिया क्यों ट्रोल हुआ है पूरी सोशल मीडिया के ऊपर? सारी दुनिया उनको ट्रोल किया है, इंक्लूडिंग द सेंसिबल इंडियंस। क्यों किया है? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है? तो आप काइंडली सब लोग नॉलेज को इंक्रीज करें, और जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी उतना ही पाकिस्तान का नाम ऊपर। अपनी चीज को जरूर डिफेंड करें, मैं ये नहीं कह रहा उसको डिफेंड ना करें, हम खुद डिफेंड करते हैं, बट विद नॉलेज और विद द एक्सेप्टेंस कि यार इसका कितना लेवल है। मैं आखिरी लाइन में एक बात जी जी टीपू भाई प्लीज, आप, मैं खामोश हो जाऊं, टीपू प्लीज आप बात ऐड करें।
या मैंने बस एक थोड़ी सी बात ऐड करनी थी। खान साहब ने थोड़ा सा जो कहा था ना कि द टेक्निकल नॉलेज, उसमें मैं सिर्फ कहूँगा कि ऑब्वियसली इस सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशन लेवल इज नॉट ऑन पार विद द यूरोपियन कंट्रीज, बट इट हैज़ वेरी लेस टू डू विद द टेक्नोलॉजी। मतलब वेस्ट में भी हर बंदे को ना डिफेंस के बारे में इतना नहीं पता होता। आप एक नॉर्मल अमेरिकन बैठाएंगे तो उसको भी ये लगता है कि यार F-18 जो है ना वो दुनिया जहाज का, या F-22 रैप्टर पता नहीं क्या चीज़ है। जो जिस डिबेट के लिए हम थोड़ा सा जा रहे हैं ना, मैं एक्चुअली उसका स्टॉप, कि वो जो इमोशनल कंटेंट है ना वो सिर्फ JF-17 पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। वो आप अर्तुगरुल ड्रामे को देख लें, वो आप अपने किसी टैंक को देख लें, वो अपने SSG कमांडो को देख लें, वो एक सब कॉन्टिनेंट का, जैसे कहते नहीं, इन बिल्ट एरर है, वो रहेगा। और उसको ठीक करना है, अगर लेट्स से कोई समबडी सेज के ठीक करना है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट डिबेट। इट हैज़ नॉट मच टू डू विद द टेक्निकल नॉलेज। या वो पाकिस्तान को आप कोई भी चीज़ दे देंगे ना, वो पाकिस्तानी व्यूज़ के लिए या जज्बातियत में आके वो चीज़ करेगा। तो आई थिंक नॉट, लेट्स गो टू दैट साइड ऑफ द डिबेट कि लोग जज्बाती हो जाते हैं। यस, देयर विल बी टेक्निकल पीपल, देयर विल बी नॉन टेक्निकल पीपल, लेकिन ये चीज़ इन बिल्ड है सब कॉन्टिनेंट में, वी हैव टू बेयर विद इट। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि अच्छे डिफेंस फोरम्स को फॉलो करें और गैदर करें मोर नॉलेज, ताकि हमारा जो है वो एक नज़रिया जो किसी मुतल्लिक है वो बेहतर हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। टीपू भाई ने बिल्कुल बात सही की। ये करिश्मा सिर्फ हमारा थंडर के साथ नहीं, हमारा खालिद टैंक के साथ भी यही करिश्मा है, हमारा G3 के साथ भी यही करिश्मा है, हमारा हर पाकिस्तानी प्रोडक्ट के साथ यही करिश्मा है। हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर चेक नहीं करते, जिसकी वजह से हमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है। और ये वेस्ट के साथ भी यही मसला है। ठीक है, वहाँ थोड़ा कम होगा, लेकिन स्टिल दे हैव द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, अपनी चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और होनी भी चाहिए। हमें बहुत फख्र है कि हमने एक बहुत ही अच्छा टॉप ऑफ द लाइन जेट बनाया है। लेकिन मैं खान भाई की एक बात से डिसएग्री करता हूँ थोड़ा सा, जब उन्होंने ये बात की कि 27 फरवरी को हमने F-16 यूज़ किए, थंडर यूज़ नहीं किए। द इशू वॉज कि थंडर वॉज ऑल्सो इन दी एयर। ठीक है, थंडर भी एयर में थे, ठीक है, इंटरसेप्ट करने के लिए। बट लकीली जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन की गई वहां पे F-16 थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि थंडर इन एयर नहीं थे। थंडर जब जाके अटैक कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं अपने बॉम्ब्स के साथ, तो वो डिफेंड भी कर सकते हैं विद देयर BVR मिसाइल्स। थंडर्स वर देयर, बट लकीली F-16 गॉट द चांस और F-16 शॉट देम डाउन। थंडर के पास भी तकरीबन वही कैपेबिलिटी है एयर टू एयर जो F-16 के पास है। बट हाँ, F-16 की जो एमरैम की कैपेबिलिटीज हैं, दे आर मच बेटर एंड वॉर प्रूवन देन दी JF-17 विद द PL-12 BVR। ठीक है, तो वो फर्क जरूर है। बट JF-17 भी थे, बट एट द टाइम F-16 वर अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर सेक्टर। फ्रॉम देयर वी हैव शॉट डाउन इंडियन एयरक्राफ्ट, तो F-16 की वजह शॉट डाउन हुए। दैट्स इट ऑन दिस टॉपिक। ब्लैकबर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, थैंक यू। Sure. Moving towards the next person. Next person is Ali Hassan. Ali Hassan, you have the floor. Please ask the question. अली हसन साहब काइंडली अनम्यूट करके बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, मेरे आपसे छोटे छोटे दो तीन सवाल थे। पहला सवाल ये कि अगर चाइना और पाकिस्तान का जैसा कि अलायंस है, ये बहुत करीबी अलायंस है, तो जैसा पाकिस्तान काफ़ी आइटम्स डिफेंस के मामले में चाइना से बाई करता है, तो चाइना पाकिस्तान को उनका एक्सपोर्ट वर्जन देता है या वो ओरिजिनल वर्जन देता है जो वो खुद यूज़ करता है? बस ये सवाल है अली दूसरा भाई सवाल आपका? मेरा ये था कि अली भाई आप जैसा जैसा आप कि क्वेश्चन पूरा नहीं सुन सके क्योंकि इंटरनेट इशू आ रहा है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। पाकिस्तान और इंडिया के एयर डिफेंस में इतना क्यों गैप आता जा रहा है? वो S-400 तक पहुंच गए और हमारे पास कोई अभी मीडियम रेंज भी नहीं पहुंचा। ये दूसरा मेरा सवाल है। और मेरा लास्ट सवाल ये है कि इंजन जो होता है जहाज़ का, ये हम सुनते हैं कि पाकिस्तान ने C-130 का इंजन खुद ओवरऑल कर लिया, ये सारे काम पाकिस्तान खुद कर रहा है। तो इंजन क्या एक वन टाइम बाय होता है, या उसके साथ आपको थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आप उस फाइटर जेट को यूज़ करते हैं, उसी मुल्क की असिस्टेंट चाहिए चाहिए होती है जिसने वो बनाया है? थैंक यू। थैंक यू अली भाई। आपके माशाल्लाह 3 क्वेश्चन है। चले, आपने पूछ लिए, उसको आंसर करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ टीपू भाई से, फिर हम दूसरे तीसरे का जवाब ले लेते हैं। सर देखें, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की नीड्स क्या हैं। अगर तो रिक्वायरमेंट है तो हमें ओरिजिनल वर्जन भी मिल जाता है, चाइना खुद यूज़ कराता है।
जिसमें आपको मैं प्राइम एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह हम PL5 यूज़ कर रहे थे, या अब हमारे पास PL10E आ रहा है, या हमारे पास SG10 है जिसको आप PL12 भी कहते हैं, तो वो हम ओरिजिनल यूज़ करते हैं, बल्कि इन सम केसेस वो बेटर होता है। टाइप 54 की आप बात कर लें, टाइप 54 AP जो फ्रिगेट्स हैं नेवी के, दे आर मच बेटर, जो चाइना यूज़ कर रहा है उनसे मच मच बेटर है, ठीक है, बहुत बेहतर है जो चाइना यूज़ कर रहा है उससे। इसके अलावा और भी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो मैन्युफैक्चर होता है वो सम टाइम अपना जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होता है वो थोड़ा सा हल्का देता है, लेकिन चाइना के साथ इतना सीन हमारा ये वाला नहीं है। बिकॉज एक चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट वो ये है कि पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक अलाय ऑफ चाइना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल अलाय एंड अ स्ट्रेटेजिक अलाय, ठीक है। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत देर हो जाएगी। दूसरा आपका क्वेश्चन सर, वो जो टीपू भाई जो इंजन के बारे में पूछे थे, थोड़ा सा आप उसके ऊपर अगर रहनुमाई फरमा दें तो थैंक यू। यार इंजन्स का बेसिकली जो है ना डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। अब एक डिपेंड करता है किस इंजन के बारे में। जो जनरली अमेरिकन इंजन होते हैं उनकी लाइफ नहीं होती, वो बेसिकली ओवरऑल होते रहते हैं और उनके अंदर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स चेंज होते रहते हैं। बेसिकली ये नहीं होता कि एक इंजन का एक पार्ट फॉर लाइफ टाइम चलता रहता है। सिर्फ होता क्या है कि वो कहते हैं कि यार इसके बजाय के पूरा का पूरा इंजन जो है ना 1000 घंटे के बाद जो है ना ज़ाया कर दें, वो कहते हैं नहीं आप 600 के बाद ये वाला पुर्जा चेंज कर लो, दो ये वाला पुर्जा 2000 तक चल सकता है, 2000 तक चले जाना, तब इसको चेंज कर देना। फिर जो एक पुर्जा है वो 3000 घंटे चल सकता है, जब 3000 घंटे हो जाए तब ये चेंज कर लेना। वो एक साइकिल चलता रहता है। पुर्जे जो हैं वो आते हैं दूसरे मुल्क से, ठीक है, क्योंकि वही वाली जो शुरू में मैंने बात की थी, वो अगला मुल्क जो है ना एक दफ़ा इंजन दे देता है, उसके बाद फिर पैसे कमाता है आपसे। तो वो जो पुर्जे हैं वो आते रहते हैं। हाँ, अब जो ह्यूमन कॉस्ट है ना, ह्यूमन कॉस्ट को हम एक्चुअली पाकिस्तानी जो है ना उसको घास नहीं डालते। ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वो जो गोरा काम करता है वो एसी लगा के अच्छे हैंगर में काम करता है, उसका खर्चा सिर्फ एसी और बंदे की तनख्वाह के जो है ना वो पुर्जों से ज़्यादा चला जाता है। तो जब हम कहते हैं ना कि हम ओवरहॉल करते हैं, तो बेसिकली हम वो ह्यूमन कॉस्ट और जो बाकी लेफ्ट राइट के खर्चे होते हैं ना वो हम बचा रहे होते हैं। तो वो कॉस्ट हमें शायद 10 गुना कम पड़ जाती है, हर चीज़ डाल के, शिपिंग डाल के, ह्यूमन कॉस्ट डाल के, सारा कुछ। सो दैट्स वाई वी सेलिब्रेटेड कि यार हमने C-130 का इंजन भी जो है ना ओवरहॉल कर लिया, हमने F-16 का इंजन भी ओवरहॉल कर लिया, हमने अभी हम और हम मैक्सिमम इंजन्स, क्योंकि अब हमारे पास फैसिलिटी और मैन पावर इतनी एक्सपर्ट है पाकिस्तान में कि हम वो इंजन ओवरहॉल कर रहे होते हैं। ओवरहॉल का मैंने आपको मतलब समझा दिया। मतलब यह है कि वो पुर्जे जो हैं बाहर से आते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव टाइम पे हम वो उसको रिप्लेस करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट एन ईजी टास्क। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट इट। लेकिन कंपोनेंट्स मोस्टली बाहर से आते हैं, उसकी इंस्पेक्शन, लगाना, उतारना, सफाई करके दोबारा लगाना। कुछ ऐसे पुर्जे भी होते हैं कहते हैं यार 1000 घंटे बाद साफ करके दोबारा लगा दो, जैसे गाड़ी के कुछ होते हैं स्पार्क प्लग, कुछ टाइम तक वो साफ करके दोबारा दोबारा यूज करते रहते हैं। तो इस टाइप की भी सर्विसिंग होती है। सो दिस इज व्हाट ओवरहॉलिंग इज अबाउट। थैंक यू टीपू भाई। ब्लैकबर्ड, आई एम ऑडिबल? Yes, you're audible. ओके, ओके। अच्छा, एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में इतना फर्क क्यों आ रहा है। कॉम्प्लेक्स वन। एक्चुअली सर देखिए, बात यह है कि इट्स अबाउट कि आप जितना स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, उतने ज़्यादा आपके पास एडवांस इक्विपमेंट आएंगे। बट पाकिस्तान ना, कभी भी पाकिस्तान ने आज तक ना इंडिया का वेपन टू वेपन चेज नहीं किया इंडिया को, ठीक है। मतलब कि अगर फर्ज करें कि इंडिया ने कोई राइफल खरीद लिया है, कोई मिसाइल खरीद लिया है, या कोई जहाज खरीद लिया, तो पाकिस्तान बिल्कुल उस जैसा ही जहाज एक और खरीद लेगा, या उस जैसी राइफल खरीद लेगा, या उस तरह का कोई बॉम्ब खरीद लेगा। पाकिस्तान काउंटर मैयर्स पे काम करता है, ठीक है। हाउ टू डिनाई दैट कैपेबिलिटी, ठीक है। पाकिस्तान यूजुअली इस चीज पे काम करता है, ठीक है। जिस तरह इंडिया का एक कोल्ड स्टार डॉक्टराइन था, तो हमने उसके स्टार उसके रिप्लाई के अंदर ये नहीं कि कोई और डॉक्टराइन बना ली हो। हमने डॉक्टराइन नहीं बनाई, हमने एक मिसाइल डेवलप किया ना सर, ठीक है। हमने, क्योंकि उस डॉक्टराइन के अंदर ये था कि बेसिकली IBGs बनेंगे, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, ठीक है। और मतलब यानी कि नंबर ऑफ सोल्जर्स बढ़ाए जाएंगे और वो मल्टीपल सेक्टर से अटैक करेंगे। वो बहुत शॉर्ट करो, बहुत डिटेल चीज है। तो पाकिस्तान ने ये नहीं किया कि उसके रिप्लाई के अंदर हमने भी भर्ती करने शुरू कर दिए बंदे कि जी हम इसको इस तरह काउंटर करेंगे। हम कभी भी इस तरह काउंटर नहीं करते, ठीक है। हमारा काउंटर करने का तरीका फर्क है। आप देखेंगे, और अब आप देख ही रहे होंगे, और आपको आइडिया, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि S-400 की जो पहली तो बात है कि जो रेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फैब्रिकेटेड हैं, ठीक है। OEMs जो होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो हमेशा फैब्रिकेटेड रेंजेस आते हैं। उसके अंदर भी जो थर्ड या सेकंड टायर का रेंज का मिसाइल है वो इंडिया के पास आ रहा है, ठीक है। फोर्थ जो बेस्ट टायर है उसका तो वैसे भी नहीं आ रहा, बेस्ट बेस्ट टू फर्स्ट वो वैसे भी नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि आपको
एयर डिफेंस बैटरी को काउंटर करने के लिए एयर डिफेंस बैटरी नहीं चाहिए आपको। एयर डिफेंस बैटरी को काउंटर करने के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि एयर डिफेंस बैटरी को न्यूट्रलाइज कर दे, तो उसको हम कहते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, तो पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन दैट एज वेल। मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसकी कुछ रीजंस हैं। हमारे पास रात भी मौजूद है, ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए डिफेंस बैटरीज को। टीपू भाई अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज आप ऐड करें, मुझे ज़्यादा एक्सपर्ट है बस मामले में। थैंक यू। भाई आप अपनी बात पूरी कर लिएगा ना, मैं तो वैसे ही वो हाथ खड़ा कर देता हूँ कि चले आपके बात बोलूंगा मैं। अच्छा, इसमें S-400 और ये जो चीज़ है ना, इसमें मैं थोड़ा सा ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि गुड टू नो दैट कि पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेस हैं, और उसमें ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा एडवांटेज है कि क्योंकि आप कह लें कि आधी आधी गवर्नमेंट आर्मी की या कह लें कि इन्फ्लुएंस्ड है, तो हमें एक सीक्रेसी मिल जाती है। बट वी आर वेरी स्मार्ट बायर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। जब भी पाकिस्तान ने वेपन लिया है, बड़ा सोच समझ के और बड़ा अच्छा वेपन लिया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया पैसा होने के बावजूद, अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद, दे हैव ऑलवेज स्पेंट लाइक इडियट्स। ये आप 71 में 65-71 में देख लें कि जब पूरी वेस्ट जो है उनको हर चीज़ ऑफर कर रही थी, तो भाई वो भी कोई चीज़ अच्छी वेस्टर्न ले लेते, नहीं ली, मार खाई। ठीक है, उसके बाद भी आप देखें कि मतलब हमने कोई खास प्रोक्योरमेंट, हमने F-6 और मिराजेस प्रोक्योर किए, और उन्होंने क्या प्रोक्योर किया, MiG-21, और उसने भी जो है ना मार खाई। 71 में एरियल वॉर में पाकिस्तान वाज यानी कि हैड द एज, इट्स अ फैक्ट। फिर आप आ जाएं 80s में, वही अमेरिका आपको जो है ना वो पता नहीं F-5 ऑफर कर रहा था, F-8 ऑफर कर रहा था। हमने कहा ना भाई, F-16 देना तो दो, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। अगेन वी वर स्मार्ट बायर्स। उस वक्त के F-16 इंडिया को पता नहीं कब तक डराता रहा। फिर ये पता नहीं कितने 10-15 साल से, जब तक जरा थोड़ा सुकून हुआ था कि जी इंडिया के पास ये, इंडिया के पास वो है, हमने सिर्फ एक चीज लेके रखी हुई थी, एमरैम। वो एक एमरैम जो है ना 27 फरवरी को पूरे इंडिया पे जो है ना भारी था। और वो पता नहीं क्या रोला डाला हुआ है कि इसराइली ये तो सुकोई, ये तो मिराज 2000, ये फलाना टमकाना, फलानी मोड होगी, MiG-21 के अंदर इसराइली चीज लगा दी। पेपर पे चीजें ठीक हैं, लेकिन बी श्योर, देखिए ये चीज तो आउट हुई है ना, इससे पहले तो किसी को भी नहीं पता था कि एमरैम की रेंज जो है ना सुकोई को आउट स्मार्ट करती है, सुकोई को नेड़े भी नहीं आने देगी। तो ये चीजें जंग के अंदर आउट हो जाती हैं। अभी पाकिस्तान के पास क्या है आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री की बेस पे बी एश्योर्ड कि हमने एक ऐसा स्मार्ट काउंटर रखा होता है कि पूरी की पूरी जो है ना उनकी इंडियन स्ट्रेटेजी जो न्यूट्रलाइज। और इसकी एक एग्जांपल जो है जो भी को होस्ट है उन्होंने दी थी कि पूरा डॉक्ट्रिन बनाया, और पाकिस्तान के एक मिसाइल ने जो है ना उनका पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन जो है ना फारग कर दिया। सो हिस्टोरिकली वी हैव बीन गुड बायर्स, और द इंडियंस हैव बीन एक्सट्रीमली फुलिश बायर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच टीपू भाई। मैं इसमें एक और फर्दर पॉइंट ऐड कर ताकि मजीद क्लैरिफिकेशन आ जाए। देखिए कभी भी दुनिया में अगर आपने किसी चीज को काउंटर करना है ना, तो आप बिल्कुल वैसी चीज लेके नहीं बैठ जाते। वो काउंटरिंग में नहीं आती, वो डिफेंस में आती है। मतलब कि आप उनके पास वो चीज़ है, आपने भी वही खरीद ली, बिल्कुल वैसी चीज खरीद ली, नहीं। आप उस कोई ऐसी चीज डेवलप करते हैं जो उसको टर्मिनेट कर सके, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, एंटी सिस्टम डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम आम लोग समझ नहीं पाते। और मैं फिर आपको एग्जांपल दूंगा कि आप प्लीज ये देसी किस्म के यूट्यूब चैनल्स देखना छोड़ दें। ठीक है, देसी यूट्यूब चैनल्स आपको पता है कौन कौन से हैं, जो कि जीरो नॉलेज, जीरो कैपेबिलिटी आपको बता रहे होंगे, जीरो आपको टेक्निकल डिटेल दे रहे होंगे। और आपको और ग्राफिक वर्क बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ग्राफिक वर्क इतना अच्छा होगा और म्यूजिक इतना अच्छा होगा कि आप कहेंगे सब कुछ ठीक बता रहे हैं। तो थोड़ा सा अच्छे यूट्यूब चैनल की तरफ आए। मैं आपको अच्छे यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दूंगा, किसी दिन ट्वीट कर दूंगा। अच्छे डिफेंस एनालिस्ट को सुने, अच्छी किताबें पढ़ें। ठीक है, और ये विकीपीडिया शीडिया से भी दूर रहा करें। ठीक है, तो विकीपीडिया पे हमेशा जो ओईएम के क्लेम्स होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो गलत ही होते हैं हमेशा। ठीक है, अभी आपको मैं एक और चीज कोट कर देता हूँ। इंडिया के पास बहुत अच्छी ऑप्शन थी कि इट कुड हैव गॉन फॉर यूरोफाइटर टाइफून। ठीक है, बहुत आराम से, इवन फॉर द ग्रिपन एनजी। ठीक है, बट व्हाट दे डिड, दे वेंट फॉर राफेल। ठीक है, और उनको भी पता चल जाएगा जो उन्होंने राफेल लिया, उसका जब वो खुलासा निकलेगा ना कुछ सालों के अंदर, ठीक है, तो समझ आ जाएगी। नोबडी न्यू बिफोर द ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट दैट वी हैव द सॉ टेक्नोलॉजी विच इज स्टैंड ऑफ वेपन। ठीक है, जिसमें H-4 और तकबीर गाइडेड बॉम्ब है। तकबीर का तो खैर किसी को भी आइडिया नहीं था। ठीक है, H-4 का तो फिर भी आप कह सकते हैं कि हमें आइडिया था कि मिराज के साथ है, लेकिन तकबीर का किसी को आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान तकबीर बॉम्ब यूज कर रहा है रीक एक्सटेंशन किट के साथ, रेंज एक्सटेंशन किट के साथ। ठीक है,
So the point is, you never know what Pakistan has in its box as a surprise. So these things are done this way. और ये बाकी इंडिया की प्रोक्योरमेंट से कोई घबराने की बात नहीं है. S400 आ जाए, बेशक S500 आ जाए, we are ready and we will respond and you will see inshallah. Thank you. Over to host. Thank you so much for very detailed answer. Now I'm giving floor to Usama Mughal. Usama Mughal, you have the floor. Please ask the question. लेकिन आपके क्वेश्चन से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास रिक्वेस्ट ख़त्म हो गई हैं, तो काइंडली दोबारा रिक्वेस्ट करें. आप लोग जिन्होंने क्वेश्चंस पूछने हैं काइंडली रिक्वेस्ट करें स्पीकर के लिए, ताकि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें. थैंक यू. उसामा भाई प्लीज़ अनम्यूट करके बोलिएगा. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी. अपना क्वेश्चन पूछें. जी मेरा क्वेश्चन बेसिकली 2 क्वेश्चन है PL15 के मुतालिक. नंबर 1 ये क्वेश्चन है कि इसका एस्टिमेटेड इसका नो एस्केप जोन कितना होगा PL15 का. सेकेंडली जो प्रोपल्जन सिस्टम है PL15 का, तो डेफिनेटली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है. तो मेटियोर की क्योंकि रैमजेट इंजन है, तो उसकी एयर की क्वालिटी का उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है. उसका कोई ना कोई कमज़ोरी होगी, लेट्स से कि हायर रेंजेस पे उसको इश्यू हो या शायद लोअर रेंजेस पे हो, ठीक है. तो उसके कंपैरिजन में PL15 को क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, और PL15 का नो एस्केप जोन क्या है? आई थिंक सो दोनों क्वेश्चन के जवाब टीपू भाई दें तो बेहतर है. ओवर टू टीपू भाई. या भाई मैं आपको ना बड़ा क्लियर जवाब दूंगा, और इससे पहले भाई ने कहा भी है कि जो अदर जो नेट पे डिबेट्स वगैरह होती हैं, और मेरा पिछला जो एमरैम के बारे में कमेंट था, इट विल बी कोरिलेटेड. कोई माइका लाल आपको सही रेंजेस नहीं बताएगा. कोई भी, जो भी होंगी सारी झूठ होंगी. और झूठ का फायदा यही होता है जो कि हमें 27 फरवरी को हुआ कि पता नहीं वो जो रशियन एडर मिसाइल था, दैट ऑलवेज यूज्ड टू बी सुपीरियर देन द एमरैम, और आखिरी दिन जो है ना एमरैम सुपीरियर निकला. और फिर किस कंडीशन में, किस हाइट से, किस कंडीशन में, किस एंगल से, कितनी स्पीड पे मारा गया, वो उस वक्त रेंजेस इक्वेशन, दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन. जो ये होती है ना आपकी मिजल की इक्वेशन, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. इट हैज़ अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स. कि उस वक्त फायर, अब एक मिसाइल होगा वो एक एस्पेक्ट के अंदर बहुत अच्छा, मतलब आप कहेंगे यार ऊपर से नीचे मारेगा ना उसकी ज़्यादा रेंज निकलेगी. एक है वो नीचे से ऊपर मारेगा, वो कहेगा उसकी ज़्यादा रेंज होगी, यानी उसके अंदर आप कह रहे हैं थोड़ी पावर ज़्यादा है. फिर एक एरोडायनेमिक्स है, वो स्लो होगा लेकिन वो दूर तक जाएगा. एक मिसाइल की रेंज कम होगी लेकिन स्पीड से जाके लगेगा. अब स्पीड से जाके लगने का भी मतलब है कि अगले को जो है ना रिएक्शन टाइम कम मिला है. तो इतने इफ एंड बट्स हैं. लेकिन मैं बस आपको भाइयों वाली बात बता रहा हूँ कि जो भी आपको बताएगा झूठ बताएगा, क्योंकि एक्चुअल चीज़ जो है ना वो उस मिसाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर्ड है, और वो नहीं शेयर की जाती. और वो सिर्फ जहाज भी आपको रेंज नहीं बताता. जहाज आपको सिर्फ ये कहता है कि अब मार लो, ताकि ये ना हो कि कोई पायलट जो है ना वो हिसाब किताब लगा ले कि यार कितनी रेंज होती है. बहुत कोई R&D करे, तुक्के लगाता रहे तो ठीक है, लेकिन वो भी सीक्रेट ही रखेगा ना पायलट, मतलब अपने मुल्क का ही वो है. तो इस हद तक ये चीज सीक्रेट होती है, तो एनी बॉडी टॉकिंग इज सिंपली लाइन. बहुत ही अच्छा जवाब दिया टीपू भाई ने. मैं भी यही देना चाह रहा था कि बेसिकली ये जितनी रेंजेस का आप लोगों को बताते हैं ना, या कि हमने भी कभी ट्वीट की रेंज के बारे में, वी इंक्लूडेड, ठीक है, मतलब हम अपने आप को सब वो नहीं करते. हम आपको OEM तक की बात बता सकते हैं, किसी सोर्स से हमें बताया हम बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वो भी नहीं होती है. कैटेगोरिकली सेइंग टू यू ऑल कि आपको ना ही कोई नो एस्केप जोन बता सकता है, ना ही आपको कोई मैक्सिमम रेंज बता सकता है, नहीं बता सकता. अगर कोई कहता है मैं क्लेम करता हूँ, तो सबसे पहले आप उससे पूछें कि भाई तुमने खुद फायर करके देखा है मिसाइल, ठीक है. उसका आगे से आपको ये जवाब आएगा, नहीं मैंने तो फायर नहीं किया, किसी ने मुझे बताया है. वो किसी सबका किसी एक ही है, ठीक है, कोई भी नहीं है पीछे बंदा, ठीक है. तो द पॉइंट इज कि आपको नहीं बता सकते. मैं आपको एक, उन्होंने मिसाइल इक्वेशन की बात की थी, मैं उसमें छोटी सी बात ऐड कर दूं. बिलीव यू मी, मिसाइल इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि इसको करने के लिए ये पायलट्स ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. ये मैं बता रहा हूँ ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि पायलट नहीं कैलकुलेट करता जहाज में बैठा हुआ कि कब मिसाइल फायर करना है. ये काम होता है एयर डिफेंस कंट्रोलर का, जो पायलट को कंट्रोल करवा रहा था जहाज को. ये वो कैलकुलेट करता है कि कब फायर करना है मिसाइल को, ठीक है, वो बताता है पायलट को. और वो नीचे ग्राउंड पे बैठा हुआ होता है बाय द वे, ठीक है, वो कैलकुलेट करके ऊपर भेजता है. इसके लिए बकाया सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन हाथ से कैलकुलेट भी की जाती है, मतलब बाय ब्रेन और बाय हैंड भी कैलकुलेट की जाती है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. किसी दिन अगर मुझे
वो उसका कोई मिला सैंपल तो मैं शायद शेयर भी कर दूं। अव्वल तो शायद सैंपल उसका होता ही नहीं है, लेकिन बाद पॉइंट अगर मुझे किसी भी नॉर्मल मिसाइल का मिला तो मैं दिखाऊंगा कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इसीलिए इसलिए आपको कोई बंदा भी नो एस्केप जोन नहीं बता सकता, क्योंकि नो एस्केप जोन डिपेंड करता है कि आपका एल्टीट्यूड क्या था, आपने किस एंगल पे फायर किया, आपका फायरिंग प्लेटफॉर्म क्या था, आप डेंस एयर से थिन एयर में फायर कर रहे थे, थिन एयर से डेंस एयर में फायर कर रहे थे। मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। ओवर टू ब्लैकबर्ड। Thank you for such a detailed answer. Now moving towards the next person. The next person is Foxtrot Romeo. Foxtrot Romeo, you have the floor. Please ask the question. Foxtrot, kindly unmute करके बोलिएगा. अस्सलाम वालेकुम होप यू गाइस आर ऑल वेल एक्चुअली मुझे तो मतलब इतनी ज़्यादा इसकी टेक्नोलॉजी की मुझे इतना पता नहीं है आई जस्ट लिसन टू यू गाइस एंड इट इज़ वेरी लर्निंग मेरा सवाल ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू गेट पीपल अंडरस्टैंड कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक ये नाइजीरिया की जो डील हुई थी कब हुई थी और ये अब क्योंकि आई थिंक ओनली अभी जो है वो फर्स्ट फ्लीट गई है जो कि 3 जहाज़ों की है ताकि हमें पता चले कि एक डील को साइन होने में कितना टाइम लगता है। दूसरा ये था कि हमारी जो एयर फोर्स है लाइक व्हेन इट कम्स टू द टेक्नोलॉजी हाउ एडवांस्ड आर वी हम कितने माशाल्लाह जो है वो खुद कफीन है और कितने जो है जो है वो इस मतलब हमारा मतलब कितना अच्छा इस पे काम चल रहा है फ्रॉम द एयर फोर्स। और तीसरा ये था कि इज इट ट्रू कि लाइक माय अंडरस्टैंडिंग इसके देखें हमें जो है हमारे एयर फोर्स को जो है वी डोंट नीड लैम्बोर्गिनीज। अगर हमें अपने काम के लिए अगर हमें 100 करोड़ सफिशिएंट है सो वी डोंट नीड लैम्बोर्गिनी। इट्स नॉट लाइक वी वांट टू गेट द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज आई थिंक आवर आइडिया इज जस्ट टू गेट सफिशिएंट इनफ। इज इट ट्रू? थैंक यू सो मच। ये लैम्बोर्गिनी वाला सवाल जो था ना, ये मुझे जिस कॉन्टेक्स्ट में समझ आया है वो ये है कि आपका कहने का मतलब है कि हम इतना एक्वायर करते हैं, इतना ही कैपेबिलिटी मेंटेन करते हैं कि वो एनफ हो। Exactly. मेरा somehow मतलब ये it's था कि true. like we don't have to get like the best thing in the world as long as we can be just sufficient enough for our defenses. Is it true? एग्जैक्टली। यस 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 यस, इट्स ट्रू। देखें, मैं फिर वही बात करूंगा यहाँ पे जज्बातियत की नहीं, हम क्योंकि हम पीएसएफ से ना जज्बाती बातें करते हैं, कुछ स्टांसेस हम मेंटेन करते हैं, बट जब डिफेंस की बात आती है, किसी टेक्निकल पैरामीटर्स की बात आती है, तो हम बिल्कुल ओपन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन बताते हैं। आइडियली तो पाकिस्तान को अगर आप कहें कि एयर सुपीरियोरिटी के लिए जाना है, तो पाकिस्तान को तो मैं कहता हूँ कि यूरोफाइटर टाइफून 7 और उसके F-35 ले लेने चाहिए। बेस्ट कम्बिनेशन हो सकता है। इसके अलावा बॉम्बिंग के लिए Su-57 या Su-37, वो Su-37 वगैरह ले लें। द पॉइंट इज कि आप क्या वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं? यू नहीं, आप नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप फिर कुछ और तलाश करेंगे। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि हम उतना ही मेंटेन करते जितना हम, या उतना ही चीज़ें परचेज करते जिसको हम संभाल सकें और जिसको जो एनफ हो थिएटर के अंदर। और बाय द वे, इन द एंड ऑफ द डे आपको चीज़ भी वही चाहिए जो थिएटर के अंदर एनफ हो। ठीक है, आपको थिएटर में फैंसी, अब मुझे बताएं कि Su-30 M के कोबरा मनूवर का क्या फायदा है रियल लाइफ के अंदर? कोई फायदा है कोबरा मनूवर का? मैंने तो नहीं कभी देखा, सिवाय कि किसी मूवी के अंदर वो कोबरा मनूवर मारो तो मिसाइल साइड से निकल जाए, जो कि रियल केस सिनेरियो नहीं होता। ठीक है, तो आपको टीवीसी इंजन का क्या करना है, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का? ठीक है, द पॉइंट इज कि आपको वही चीज चाहिए जो थिएटर में काम आए। बात बिल्कुल ठीक है कि हम वही प्रोक्योर करते हैं जो हमारे थिएटर में एनफ हो। हाँ, पीएफ के मामले में मैं ये कह सकता हूँ, और ऑब्वियसली बाकी फोर्सेस के बारे में भी, कि वी विल हैव द एज। ठीक है, और एयरफोर्स के मामले में वी विल हैव द एज ऑफ द लॉन्गर स्टिक। और इसके अलावा आपका क्या क्वेश्चन था टीपू भाई? दूसरा क्वेश्चन याद है आपको? नाइजीरिया के बारे में था पहला क्वेश्चन, और एक ओवरऑल के हम क्या कैपेबिलिटी रखते हैं एयरफोर्स की। टीपू भाई आप ही आंसर कर दें। थैंक यू। अच्छा, नाइजीरिया की आई एम नॉट गुड विद द मेमोरी, तो मुझे तो नहीं यार डील कब हुई थी, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा था कि बहुत सी डीलिंग्स, और स्पेशली जो पाकिस्तान की नेचर है, पाकिस्तानी मिलिट्री की, वी आर नॉट वेरी आउटस्पोकन, हमारा मीडिया सेल अफेयर इतना वो हम इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करते। तो बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है, कितने डेलीगेशन होके चले जाते हैं, नो बॉडी कैन टेल यू। नेगोशिएशंस होती हैं,
डिपेंड करता है, कभी पैसे पे हो रही होगी, कभी कैपेबिलिटी पे हो रही होगी। जस्ट लाइक ए बिजनेस डील का, आपने कोई भी अगर मार्केट में बिजनेस का डील करनी है, हिट कर गया तो उसी वक्त डील हो जाएगी। नहीं कोई बात बन रही होगी, पैसे पे नहीं बन रही होगी, या वो कह रहे हैं यार उधार पे दे दो, हम पैसे बाद में दे देंगे, ये भी होता है। मे बी नाइजीरिया का हमने यही सुना था ना कि पता नहीं कब से उनका बजट अप्रूव हुआ था, लेकिन मतलब कब जाके जहाज डिलीवर हुए, तो क्या पता पैसे का इशू, नो बट रोज और कोई बताएगा भी नहीं। और फिर वही मिसाइल वाली बात ही मैं करूंगा कि बताते कोई नहीं है इस तरह की चीजें, जो क्लेम करता है वो भी झूठ बोल रहा है। सो दीज आर क्लोज डोर टॉक्स, सो लेट्स कीप देम दैट वे। जो दूसरा आपने बात की कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी वाली, पाकिस्तान की जनरल कैपेबिलिटी, और आपका जो लास्ट सवाल था लैम्बोर्गिनी वाला, वो मैं आपको एक ही पंच लाइन में करूंगा कि हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है मिनिमम डेटरेंस वाली। मिनिमम डेटरेंस का ये मतलब है कि पाकिस्तान को जहां से थ्रेट है, मैंने उसका काउंटर करना है। इंडिया जेजन F-35 ले आएगा तो मैं F-35 से अच्छा जहाज लाऊंगा या F-35 का काउंटर लाऊंगा। इंडिया F-22 अगर उठा के ले आएगा तो मैं F-22 का काउंटर करूंगा, फिर जैसे मर्जी। जैसे हमने कहा था कि भाई वो जो भी, आई डोंट नो स्टेटमेंट ऑथेंटिकेट थे कि नहीं, कि भाई घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो वो जो मिनिमम डेटरेंस वाली हमारी एक पॉलिसी है ना सिंस लॉन्ग, हम उस पे चल रहे हैं। लैम्बोर्गिनी उसका सवाल ही, इंडिया ने अगर लैम्बोर्गिनी ली तो हम भी लेंगे। अगर कल कोई ईरान का, लेट्स से आई मेक जस्ट हाइपोथेटिकल, क्योंकि वो है ना नेबर है, ईरान के साथ कोई मसला होता है कि ईरान के पास कोई कैपेबिलिटी है, तो हम उसका जो है ना काउंटर लेंगे। बिकॉज मिनिमम डेटरेंस मीन्स के जो भी थ्रेट है उसका हमने काउंटर अपने पास रखना है इन ऑल केस, अब वो चाहे लैम्बोर्गिनी हो या उसके पास जो है ना सुजुकी हो। थैंक यू हाँ सो थैंक मच। यू टीपू भाई, आपने बड़ा अच्छा सम कर दिया इसको। मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूँ कि इन द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ फायर पावर, ठीक है, एंड पाकिस्तान डज हैव अ लॉट ऑफ वेरी 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 सीरियसली पोटेंट मिलिट्री, ठीक है। what Pakistan needs to do, or what assures Pakistan survival is the Pakistan military, be it the Air Force, Army और the Navy, ठीक है। क्योंकि अगर आपके बॉर्डर्स महफूज रहेंगे तो अंदर के मसले तो हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, हो जाते हैं अंदर के मसले सॉल्व, इतनी बड़ी बात नहीं है। 27 फरवरी की एग्जाम्पल हमारे सामने है, इसके अलावा फॉल ऑफ अफगानिस्तान हमारे सामने है, जब अफगानिस्तान के तालिबान ने रन डाउन किया अफगान गवर्नमेंट को, और कहते हैं क्या कुछ हुआ वहाँ पे। अगर हमने वो बॉर्डर फेंस ना किया होता, क्योंकि आपको पता है कि बॉर्डर फेंसिंग के बहुत से नाके थे, क्योंकि हमारी आस्तीनों में भी तो सांप है ना, हमारे अपने भी तो लोग ट्रेटर्स हैं। तो बहुत से लोग ये लगे हुए थे कि बॉर्डर फेंस कर रहे हैं, पैसा जाया कर रहे हैं। आप लोगों को पता चला क्या फेंसिंग का फायदा होता है? जस्ट इमेजिन कि अफगानिस्तान का बॉर्डर आपका फेंस ना हुआ होता, यू वुड हैव अ सी ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम योर बॉर्डर, आपको पता भी नहीं चलता कितने बंदे आ रहे हैं। इसी तरह हम ईरान का बॉर्डर फेंस कर रहे हैं, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। ईरान के थ्रू स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और फिर यहाँ से फिर आगे हो रही है, ठीक है। उसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन हो रही है BLA BRA की तरफ से। एंड वन थिंग आई रिक्वेस्ट each and every Pakistani from this forum, be it the tweets or be it in the space sessions, प्लीज, अगर हम ईरान को टारगेट करते हैं या ईरान को कोई काउंटर मारते हैं, इट डजंट मीन दैट वी आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, नो, इट्स ऑल जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, इसके अलावा हम किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। मुसलमान और पाकिस्तानी, समझ रहे हैं मेरी बात? प्लीज, जब भी ईरान के बारे में हम कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्योंकि ईरान ये कर रहा है हमारे साथ, keep it to the geopolitics. It's not related to religion. Iran is just playing a religion card. ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप याद रखें कि कोई मुल्क भी पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आएगा अगर आप पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं पहुंचेंगे। अगर आप लॉयल नहीं है तो कोई आपके साथ का साथ नहीं देगा। मैं आपको प्राइम एग्जांपल दे देता हूँ रिसेंट से। जब 27 फरवरी का वाकया हुआ, मुझे एक मुल्क बता दें जिसने आपको ये कहा हो कि कोई टेंशन की बात नहीं है, हम आ रहे हैं आपके साथ लड़ने के लिए। कोई आया? कोई भी नहीं आता। फिर आ जाए आप कोविड एरा के अंदर। कोविड एरा के अंदर इट वाज आवर नेबर्स, स्पेशली इन पर्टिकुलरली ईरान, हु एक्चुअली सेंट ऑल पाकिस्तानीज टू द बॉर्डर, टू द ताफ्तान बॉर्डर, एंड सेड कि अपने बंदे आप रख लें। पाकिस्तान ने अपने बंदे वापस लिए, लिए अपने बॉर्डर्स के अंदर, उनको अरेंज किया, उनको जिस तरह भी किया, और कोविड आया भी वहीं से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुई कोविड की। द पॉइंट इज रिस्पेक्ट योर कंट्री, आवर कंट्री कम्स फर्स्ट टू अस, ठीक है।
तो जब भी हम कोई ईरान के मुतालिक शेयर करते हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कीप इट टू द जियोपॉलिटिक्स. इट्स नॉट अबाउट द पर्टिकुलर ग्रुप, नेवर अबाउट द पर्टिकुलर ग्रुप. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ग्रुपिज्म इन इस्लाम. ठीक है, देयर इज नो, वी आर ओनली मुस्लिम. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. I know Iran is playing a religion card, but they are playing it to save their geopolitics. आपको पता है ईरान दुनिया की वाहिद कंट्री है जो अपनी प्रॉक्सीज को ओन करता है. ठीक है, चाहे वो फातमियन हो, चाहे वो ज़ैनबियन हो. ठीक है, तो आप प्लीज उसको एक्सपोज करें. ईरान की तरफ से हमें प्रॉब्लम है, ये बात फैक्ट है. ईरान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है. ईरान इज सेफ हेवन फॉर BLA, BRA एंड ऑल द इंडियन प्रॉक्सीज. ईरान ने ही पासपोर्ट इशू किया था कुलभूषण यादव को, जिसको हमने पकड़ा. हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव की शक्ल में मौजूद है. क्या हमें और ज्यादा सबूत चाहिए? मैं आपको और सबूत देता हूँ. उजैर बलोच, आप जाके GIT की रिपोर्ट पढ़े उजैर बलोच के बारे में कि क्या कुछ IRGC पाकिस्तान में करती रही है. इसके अलावा आजकल ईरान को तकलीफ लगी हुई है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ अजरबैजान से मिलिट्री ड्रिल्स क्यों कर रहा है. हु द हेल आर यू टू गाइड अस कि हमें किस तरह ड्रिल करनी, किस तरह ड्रिल नहीं करनी. हम करेंगे ड्रिल. अब आजकल मैं तो कहता हूँ कि 2 और अरेंज कर लें ड्रिल. तो कहने की बात यह है कि ईरान की आदत है दूसरे मुल्कों के अंदर टांग फंसाने की, अपना जियोपॉलिटिकल सफेयर बढ़ाने की. ये उनकी प्रॉब्लम है, हमेशा से रही है. ठीक है, हमेशा से उनका मसला रहा है. सीरिया को देख लें, ईरान ने खंडर कर दिया अपनी जियोपॉलिटिक्स के चक्करों में. इराक को देख लें, खंडर कर दिया. यमन को देख लें, तबाह कर दिया ईरान ने अपनी और सारी IRGC की वजह से, उनकी जो एजेंसी है. तो पॉइंट इज, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर पाकिस्तान है तो आपकी इज्जत है, आपकी सालमियत है, आपकी बका है. तो पाकिस्तान कम्स फर्स्ट. वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर पाकिस्तानी. So for us, Pakistan is really important. Don't don't get religion into the geopolitics. Geopolitics is a dirty game, and play geopolitics on the geopolitical map. ठीक है ना, जियोपॉलिटिक्स को जियोपॉलिटिक्स की तरफ रखें, रिलीजन का से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है. और एक आखिरी बात मैं इसमें मजीद ऐड कर दूं, बिलीव यू मी, जिस दिन किसी मुल्क ने भी हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की या हमारे साथ हमारी आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश की, PSF उतना ही स्ट्रॉन्ग स्टांस रखेगा जितना हमने बाकियों के मामले में स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा हुआ है. चाहे UK हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ईरान हो. अभी डैम केयर अबाउट एनीवन. ठीक है, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि PSF से आप देखेंगे कि हमें हमारी कोई आर्म ट्विस्टिंग करके दिखाए, हम बताएंगे उसको, हम उसको जवाब दे के आपको दिखाएंगे. ना सिर्फ आर्टिकल लिखेंगे, वीडियोस करेंगे, स्पेसेस करेंगे और अवेयर करेंगे अपनी पब्लिक को. बिकॉज वी डैम केयर अबाउट एनी कंट्री, वी ओनली केयर अबाउट पाकिस्तान एंड आवर एलाइज. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. आई नो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया इस बात पे, लेकिन मैं इस चीज़ को क्लियरिफाई करना चाहता था. ब्लैकबर्ड, किसी का क्वेश्चन है तो आप ले लें, लेकिन ये आखिरी क्वेश्चन होगा, देन वी विल सम अप द स्पेस. थैंक यू. Copy that. So the next person is नेम के नाम से आ रहे हैं. नेम साहब, यू हैव द फ्लोर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. और काइंडली जब आप स्पेसेस को ज्वाइन करें तो आप अपने नाम रखा करें, ना कि फेक नेम्स. यू हैव द फ्लोर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. अनम्यूट करके बोलिएगा. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है, बोलिएगा. अच्छा, first of all, my name is Amar Naveed, and I have 4 questions in very particular areas. My first question is that there is a global news agency of aviation. They are called Aerotime, and they are based in California, and they are claiming that the Argentina is not buying GF-17. Even they are running the ads on the Facebook with thousands of views. So first of all, I want an explanation on this point, that why we are not waiting for our official authorities like Pakistan Air Force page or a government, and why we are in a hurry to claim that GF-17 is getting export to our country. This is my first question. I would like to proceed. आप बाकी भी सारे क्वेश्चन एक दफे पूछ लें. ठीक हो गया. सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि वो बात करते लैंडर की कि हम अपनी जो है ना डिफेंस कैपेबिलिटीज को जो है वो एक डिफेंसिव वे में हम प्रिपेयर रखते हैं, जैसे अगर इंडिया लेगा तो हम भी लेंगे. So my question is, we are not just a regional
inferior country to India? Why we are keeping our defensive capabilities just to India? If we look at some successful military powers like America or Israel, they are not keeping their defense capabilities in a defensive way. They are always keeping up their edge-to-edge technology. This is my second question. Why we are always feeling inferior? India only. Why we don't recognize that we are not only an enemy of India, but we are an international player, and we have already dealt with a lot of countries in combat warfare. Like इनका ये भाई सबके ड्रॉप भाई हो ड्रॉप गए। हो गए। ड्रॉप हो गए। ओके 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 ओके, मैं इनको इनका आंसर कर देता हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने क्वेश्चन पूछा, पता नहीं किस फोरम का सवाल लिया, जवाब दिया, जो ऐड चला रही है पता नहीं क्या कर रही है। मैं आपको एक चीज़ कैटेगोरिकली बता दूं, किसी ने नहीं कहा पाकिस्तान में कि जी हमारा कोई डील साइन हो गई है। मैंने फेस के स्टार्ट में बताया था कि इट्स अ प्रपोज्ड बजट, ठीक है। अब मसला ये है कि मुझे पता है कि पीएसएफ का जो एरो बोर्ड है वहां से ये उन्होंने ट्वीट की थी और वहां से सबने कॉपी किया, पाकिस्तान के पूरे मीडिया ने वहां से कॉपी किया, इवन ट्वीट चलाई भी मीडिया के ऊपर कि जी डील होगी, क्योंकि उनको अंग्रेजी तो पढ़नी आती नहीं है, ठीक है। उनको समझ तो है नहीं है प्रोसेस की, बस उन्होंने सिर्फ न्यूज़ चलानी होती है तो उन्होंने चला दी। इसी तरह हमारे बहुत से जर्नलिस्ट जिनको कुछ नहीं पता डिफेंस के बारे में, उन्होंने चला दी कि भाई हमारी डील होगी है। ऐसी कोई बात की ही नहीं गई है। हाँ, जहाँ तक आपने ये बात कही कि हम वेट क्यों नहीं कर रहे गवर्नमेंट का अनाउंस करने का, तो जो गवर्नमेंट की तो सर ये पॉलिसी है कि जिस दिन डिलीवरी हो जाएगी ना और वो जिस दिन फाइनल सेरेमनी होगी, उस दिन हाथ में हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर आएगी जिसके पीछे थंडर खड़ा होगा। तो क्या आप 2025 तक वेट करते रहेंगे जब तक डिलीवरीज होंगी? ठीक है। तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट, आपने आज तक पीएसी कामरा का स्टेटमेंट सुना है कि हमने नाइजीरिया को जहाज डिलीवर कर दिए? नाइजीरियन एयरफोर्स के हैंडल से न्यूज आई थी सबसे पहले कि थंडर लैंड हो, जहाज पहुंच चुके हैं नाइजीरिया। पीएफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट उस दिन आया जिस दिन सेरेमनी हुई है, ठीक है। और वो डिलीवरी के तकरीबन 25-30 दिन के बाद आया है स्टेटमेंट, वो भी पीएफ का आया, सिर्फ ये कि थंडर की हैंड ओवर सेरेमनी होगी है। तो इस तरह नहीं होता। जो डिफेंस फोरम्स होते हैं वो पहले से चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो पहले अनाउंस कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक पीएफ के ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात है, वो तो जब डिलीवरी होगी ना उसके भी 25-30 दिन के बाद, जिस वो फाइनल डिलीवरी होगी ना सेरेमनी, उस दिन आएगा वो स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स के कौन से फोरम्स रन कर रहे हैं कि जी हमारी कोई डील नहीं हुई है या हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं है। देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु आर हर्ट। फर्स्ट आर इंडियंस एंड सेकंड आर पाकिस्तानी हेटर्स, ठीक है, जो समझते थे कि पाकिस्तान तो कभी जहाज बना ही नहीं सकता, ठीक है। उनको बहुत तकलीफ है पाकिस्तान के जहाज बनाने से, ठीक है। ये जॉइंट वेंचर है, बट ऑब्वियसली हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, तो वो हमसे हर्ट है, ठीक है। और इंडियंस तो इसलिए हर्ट है कि तेजस का प्रोजेक्ट फेल हो गया, ठीक है। तो वो तो वैसे ही हर्ट है, और वो आप बिलीव करें कि वो हर फोरम से ये न्यूज़ लाने की कोशिश करेंगे, बट ट्रस्ट योर ओन फोरम्स जो आपको बात बता रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अगर कोई मीडिया प्रोसेस को तो समझ लें पहले। और मैंने तो तकरीबन सभी मीडिया को, मतलब मैंने तो जितनी मीडिया पे अपनी अपनी चलती हुई ट्वीट देखी, सब जगह गलत इंटरप्रिटेशन की ट्वीट की, सब जगह। मैं सबके नाम ले सकता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, सबने गलत इंटरप्रेट किया उस ट्वीट को। हमने ये लिखा था कि प्रपोज बजट, और प्रपोज बजट में आने का नाम का मतलब यही है कि डील इज इन फाइनल स्टेजेस, ठीक है। प्रपोज होता ही था बजट है जब बहुत फाइनल स्टेजेस लगी हुई होती हैं, लेकिन प्रपोज बजट और फाइनल डील में फर्क है। मैंने इवन ट्वीट भी की थी, लेकिन उस ट्वीट को किसी ने नहीं देखा। उस ट्वीट के ऊपर हार्डली 250 लाइक्स हैं। उस ट्वीट को किसी ने देखा, सिर्फ उस ट्वीट को देखा, इसमें हमने ये लिखा कि जी प्रपोज बजट है। फिर आपको यकीन हुआ जब जिस वक्त एक हमारे वो फैक्ट चेक वाले भाई हैं, वो अल्लाह ताला उनका भला करे, वो सबके फैक्ट चेक करते रहते हैं, उन्होंने हमारा भी फैक्ट चेक किया, और उन्होंने साथ ही फैक्ट चेक किया, साथ ही जेन्स की खबर आ गई। जेन्स जो है ना वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल डिफेंस प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। जेन्स ने भी हमारी खबर को सेकंड कर दिया, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसके बाद पीटीवी न्यूज ने भी ट्वीट कर दी। तो द पॉइंट इज कि हम फेक खबरें नहीं चलाते। अगर हम चला दें, अगर पीएसए के फोरम से फेक खबर चल जाए, तो हम हमेशा उसको क्लैरिफाई करते हैं बाद में और अपोलोजाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरी और आपकी अना का मसला नहीं है, ठीक है। ये
कंट्री की सॉवरेंटी और कंट्री के इमेज की बात है। अगर हमसे कोई फेक न्यूज़ कभी चलेगी या चल जाती है पास्ट में, इवन जब तालिबान के अफगानिस्तान के मामले को कवर कर रहे थे, कुछ चीज़ें आगे पीछे ट्वीट हुई हैं, तो हमने क्लैरिफिकेशन फॉरन इशू की है। तो द पॉइंट इज कि जो लोग हर्ट हैं उनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। जो लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पूछ लिया करें कि क्या मतलब है इस बात का। और जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आइडिया, वो सिर्फ ये समझ लें कि प्रपोज बजट, अप्रूव बजट फ्रॉम द assembly or the legislative authorities, and then approve budget from the cabinet of that government. After that the official deal is signed. Last but not the least, आपने ये पूछा कि हमेशा हम डिफेंसिव उसके ऊपर क्यों रहते हैं, अप्रोच के ऊपर। सर, आपका जो प्राइमरी या थ्रेट होती है ना, ये जो आपकी मेन थ्रेट होती है, आप उसी के खिलाफ तैयारी करते हैं ना। अब अमेरिका की प्राइम थ्रेट चाइना है, तो अमेरिका चाइना के खिलाफ ही तैयारी करेगा ना। अब जाहिर सी बात है, उनकी अगर प्राइमरी थ्रेट कोई एलियंस तो नहीं जिनके खिलाफ वो तैयारी करनी शुरू कर देंगे। हमारी प्राइमरी थ्रेट डिफाइंड है इंडिया, तो हम उसके खिलाफ ही तैयारी करेंगे। अब आप अगर ये समझते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ तैयारी शुरू कर दें, तो इट्स लाइक अ बिग नो फ्रॉम माई साइड कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमारी उनसे जंग होनी ही नहीं है, तो हम क्यों तैयारी करें उस चीज़ की। इसके अलावा हमारे नेबर्स में कौन है? चाइना, वो हमारा स्ट्रेटेजिकल आय है, वो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमारे साइड पे एक अफगानिस्तान है, इट्स नॉट अ मिलिट्री थ्रेट। देन वी हैव ऑन द अदर बॉर्डर वी हैव ईरान। ईरान की मिलिट्री की solution- की हालत आप सबको पता है, वो हमसे हमारे बहुत बहुत हमसे नीचे हैं। तो हमें किसके खिलाफ और तैयारी करनी है? अब बहुत से लोग यहाँ पे जिन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि इसराइल। सर देखिए, टेक्निकली ना पाकिस्तान इसराइल कहाँ लड़ेंगे आपस में? ना हमारे जहाज वहां तक पहुंच सकते हैं, ना उनके जहाज यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, और आपने इसराइल की एग्जांपल दी कि इसराइल एट पावर रहता है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ, तो भाई उनका अरब्स के साथ मुकाबला है ना, तो अरब्स भी तो एट पावर रहते हैं टेक्नोलॉजीज के साथ। ठीक है, अरब्स के पास भी तो मतलब लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, तो इसलिए वो अपने आप को उनके मुकाबले में रखते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है एक चीज़ की। और अगर किसी वक्त में हमें जरूरत पड़ी कि हमें बहुत ही बड़ी रीजनल पावर बनना है या एक सुपर पावर बनना है, तो उस वक्त देखी जाएगी। इस वक्त हमारी प्राइमरी थ्रेट या हमारी प्राइमरी इशू इंडिया है, तो हम उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। अब फर्ज करें इंडिया राफेल ले रहा है, हम यहाँ पे J20 तो लेके नहीं बैठ जाएंगे कि हमें जो है उससे बिल्कुल उनकी बिल्कुल ही ऊपर से आना है। और अगर हम J20 ले भी ले, तो हमने करना क्या है उसका उसके बाद, या इवन फॉर दैट मैटर एनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो अपनी प्राइमरी थ्रेट से मुकाबला किया जाता है। क्योंकि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, जिन मुल्कों की आपने एग्जाम्पल दी है उनके एडवर्सिटीज को आप स्टडी कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने वहां पे अपने आप को एट पावर क्यों रखा हुआ है। तो आपको बिल्कुल सही तरह अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात करती, हम या क्या बात कर रहे थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, एवरी वन हु हैज अटेंडेड स्पेस, थैंक यू सो मच। एज वी हैव कैटेगरी टोल्ड यू कि हम लोगों ने एक नया फोरम शुरू किया है PSF अरेबिक डिवीजन के नाम से, जहाँ पे हमारा विजन है, मिशन है और एम है कि हम जो है पाकिस्तान का स्टांस, पाकिस्तान की डिफेंस सॉल्यूशंस और पाकिस्तान का ओवरऑल पीपल टू पीपल रिलेशनशिप्स विद अरब वर्ल्ड उसको बेहतर कर सकें। इट विल बी अंडर उजैफा, ही नोज अरेबिक वेरी वेल। आप उस इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करें। फिर हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि 2 और डिवीजन कायम की जाएं PSF की, विच विल बी PSF टर्किश डिवीजन एंड PSF चाइनीज डिवीजन, या चाइना डिवीजन उसका नाम हम सेट कर लेंगे। उस जो चाइना डिवीजन होगी ऑब्वियसली वो चाइनीज में पोस्ट करेगी, और जो टर्किश होगी वो टर्किश में पोस्ट करेगी। द विजन एंड मिशन इज टू प्रमोट पाकिस्तान एंड इट्स स्टांस इन द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड स्पेशली विच डजंट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अरब यूजली इंग्लिश नहीं बोलते, टर्किश नहीं बोल रहे होते, वो अपनी जबान प्रेफर कर रहे होते, तो हम उनके अंदर रीच के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है जो PSF का इंशाल्लाह भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी हम जल्दी अनाउंस करेंगे। और thank you so much everyone for joining the space. This is a recorded session, and all this session will be uploaded as it is to the YouTube channel of Pakistan Strategic Forum. You can also go to our YouTube channel for very informative videos. And I request everyone, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में YouTube पे लिख रहे होते हैं जी ग्राफिक वर्क मजे का नहीं है। लिटरली हमारा ग्राफिक वर्क से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा इन्फॉर्मेशन से, नॉलेज से ताल्लुक है। अगर आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एक्यूरेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो अजीबो तरीके से ग्राफिटीज वगैरह देखनी है और पिक्चर्स वगैरह देखनी है, तो और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, पर वो आपको इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं देंगे। ठीक है, तो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई थैंक यू एवरीवन। और यार कोरोना के SOPs पे अमल करें, मुझे याद आ गया कोरोना वाला मसला। कोरोना के SOPs पे अमल करें, क्योंकि हमने पाकिस्तान अपने मुल्क को कोरोना फ्री करना है एज एज सून एज पॉसिबल। आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द स्पेस। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवर टू ब्लैकबर्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट हैज़ बीन अ वेरी वंडरफुल सेशन। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम बाकी जो रिक्वेस्ट उनको इंटरटेन नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम को इनबॉक्स कर सकते हैं, एओ बोर्ड को कर सकते हैं, दरिया भाई को कर सकते हैं,
और हैदर भाई को भी कर सकते हैं. We'll answer all your queries in your inboxes. Thank you so much everyone for joining us. इंशाल्लाह हम ऐसे सेशंस को कंटिन्यू करेंगे. टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.